एवरीवन, मैं रमा पांडे टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 तक हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में हमारी नेक्स्ट वीडियो है। सो इस वीडियो में मैं आर्टिकल 16 डिस्कस करूंगी। आर्टिकल 16 आपको हम सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है और समटाइम बहुत बट टिपिकल लगने लगता है क्योंकि उसके पीछे कई रीजन है। क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, अगर आपको वो पैटर्न पता हो, आपको ये पता हो कि इस आर्टिकल पे मुझे किस एरिया पे फोकस करना है, पढ़ने का तरीका क्या है, तो अगर आपको ये चीज पता चल जाती है तो वैसे ही कोई भी चीज आपको, कोई भी लॉ का सब्जेक्ट पढ़ने में आसान होगा। आर्टिकल 16 एक्चुअल जो एट प्रेजेंट आपको पोजीशन दिखती है, शुरुआत में आर्टिकल 16 वैसा नहीं था। तो अगर आर्टिकल 16 बदला तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी लीगल। बहुत हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना, हमें लीगल पॉइंट्स पे जानना है कि क्यों 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, क्यों 85th हुआ, 82nd, 85th एंड 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये सारे आर्टिकल 16 से आर्टिकल 16(4)(a), आर्टिकल 16(4)(b) एंड 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए दिया गया रिजर्वेशन। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी आप लोग को पता होनी चाहिए। ओके, सो पहला आर्टिकल 16 मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 डील्स विद इक्वालिटी। आर्टिकल 14 डील्स विद जनरल इक्वालिटी, जो साधारणतः बात करता है जनरल इक्वालिटी की। आर्टिकल 15 स्पेसिफिक काइंड ऑफ इक्वालिटी की बात करता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रिजर्वेशन वहां भी दिया जाएगा। आर्टिकल 15 बात करता है, आर्टिकल 15 बात करता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, 5 ग्राउंड्स पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो, वहां पर रिजर्वेशन मिलेगा और रिजर्वेशन दिया भी जाता है। आप लोग देखते होंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 15, तो ये आर्टिकल 15 स्पेसिफिक इक्वालिटी की बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन 5 ग्राउंड्स पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं होगा, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं होगा। On the other hand, Article 16 deals with equality in public employment. Article 16 कहता है, और एक चीज और ध्यान रखना, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 दोनों ही केवल और केवल सिटीजन्स को अवेलेबल है, whereas आर्टिकल 14 अवेलेबल टू ऑल द पर्सन। 14% को अवेलेबल है, एंड आर्टिकल 15 एंड 16 टू द सिटीजन। ये भी पीटी में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इस तरीके से भी आपको पढ़ना है। आर्टिकल 16 बात करता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेजिडेंस। ये ध्यान रखिए, हमने अभी इससे पहले ग्राउंड्स बोले थे, वो 5 ग्राउंड्स थे, वेयरएज आर्टिकल 16 में जो ग्राउंड्स है वो 7 ग्राउंड है। दूसरा पीटी का क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है कि आर्टिकल 16 में स्टेट जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होंगे, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होंगे, जो पोस्ट होंगी, उनमें किसी भी तरीके की कहीं भी स्टेट में वैकेंसी आएगी, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट आएगा, देन स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती कि आप इस रिलीजन के हैं, आप इस कास्ट को बिलोंग करते हैं, आप वहां के रहने वाले हैं, तो आपके साथ ये जो 7 ग्राउंड्स बताए हैं सेक्स के ग्राउंड पर, इन ग्राउंड पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर कोई भी स्टेट कहती है कि आप दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं और हमारे स्टेट का फॉर्म नहीं भर सकते, देन इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस स्टेट कैन रिजर्व सम सीट। ये ध्यान रखिएगा, रेजिडेंस के बेसिस पर कुछ सीटें अपने प्रदेश में रिजर्व करी जा सकती हैं, लेकिन ये कह देना कि दूसरे प्रदेश का नागरिक नहीं, दूसरे प्रदेश के रहने वाला व्यक्ति, नागरिक तो भारत का है, वो दूसरे प्रदेश में रहता हुआ व्यक्ति इस प्रदेश में फॉर्म नहीं भर सकता, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 16 के अगेंस्ट हो जाएगा। आर्टिकल 16 सीधे से बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और वो साफ साफ कहता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। और ये 7 ग्राउंड्स आपको ध्यान रखना, इनके बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो ये एक जनरल डिक्लेरेशन है, पहली चीज। दूसरी, जो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट द इक्वलिटी इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट, दोनों चीज की बात करता है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में इक्वलिटी की बात करता है। जब भी स्टेट किसी को अपॉइंट करेगा, स्टेट किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा, तो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सिलेक्शन में। आर्टिकल 16 बिल्कुल भी फंडामेंटल राइट नहीं देता एम्प्लॉयमेंट का, पहली चीज, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन मत रखिएगा।
आर्टिकल 16 आपको फंडामेंटल राइट नहीं दे रहा है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। आर्टिकल 16 ये बात करता है जब भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जब भी कोई वैकेंसी क्रिएट होगी, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी इन 7 ग्राउंड्स पे, पहली चीज। ठीक है, तो आपकी जो छोटी छोटी 2-3 पॉइंट्स होंगे आई थिंक वो क्लियर हुए होंगे। इसके बाद तो एक जनरल रूल हमारा बन गया कि आर्टिकल 16 केवल सिटीजन को अवेलेबल है। आर्टिकल 16 कहता है कि इन 7 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और आर्टिकल 16, ध्यान रखिए, आर्टिकल 16 इज ओनली एंड ओनली अ इनेबलिंग प्रोविजन। अब इसको हमें समझना है कैसे। देखिए 7 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये चीज आर्टिकल 16 का ही क्लॉज 2 कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी सिटीजन के साथ में। आर्टिकल 16 का ही क्लॉज 3 कहता है कि बट स्टेट अगर चाहें तो सम सीट्स कैन बी रिजर्व। लाइक आपने देखा होगा यूपी जुडिशरी में यूपी फीमेल्स के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, है ना, यूपी फीमेल, यूपी जो डोमिसाइल होती हैं। तो इट्स कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 कंप्लीटली स्टेट को ऑथराइज करता है कि स्टेट कुछ सीटें रेजिडेंस के बेसिस पर रिजर्व कर सकती है। लेकिन अगर कोई स्टेट ये कहती है, लाइक एमपी, अभी आप लोगों ने बहुत देखा होगा, कुछ स्टूडेंट परेशान भी हो गए, एमपी में कह दिया कि अब हमारे ही प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। इट्स नॉट, आप नोटिफिकेशन में इसको कंप्लीटली इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते कि हम दूसरे देश के दूसरे किसी स्टेट के, दूसरे किसी, लाइक एमपी में नोटिफिकेशन है तो यूपी का कोई फॉर्म नहीं भर सकता और हम अपने यहाँ उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं, हम अब उनके यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। सो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 16 के स्प्रेड के अगेंस्ट हो जाएगा। ओके, ये चीज। दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा, सम सीट्स कैन बी रिजर्व ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। अब नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 16 का क्लॉज 4, जहां से पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। आर्टिकल 16(4) कहता है कि अगर स्टेट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिटीजन, कोई एक पूरा क्लास है ना, कोई एक क्लास, अगर लगता है कि स्टेट को दैट क्लास इज नॉट, उस क्लास का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक, जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें वो कोई पर्टिकुलर क्लास एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन उसका नहीं है, उनका जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जितना प्रतिनिधित्व समाज में, जितनी उनकी जनसंख्या है उसके आधार पर जितने लोग नौकरियों में होने चाहिए उतने लोग नहीं हैं, तो स्टेट चाहे तो स्टेट कैन रिजर्व सम सीट। ध्यान रखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 3 कह रहा था रेजिडेंस के बेसिस पर रिजर्व कर सकते हैं कुछ सीटें। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कहता है कि अगर किसी भी क्लास का स्टेट को लगता है कि ये क्लास एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है सोसाइटी में, उस क्लास के लिए सम सीट्स कैन बी रिजर्व। ओके, तो ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ने राइट दे दिया। अब पहली बार जब इस तरीके का काम किया गया तो इस पर एक बहुत फेमस केस है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का, और बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में क्लियर कहा गया था कि भाई क्लास का मतलब क्या, क्लास का मतलब क्या। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1963 में क्लियर किया। अब आप लोग, बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा मैम तो क्लास बोल रही है बट रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड है सोसाइटी में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लास बेस्ड रिजर्वेशन है एंड इट्स नॉट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। बट उन्होंने कहा अगर कोई क्लास कास्ट के फॉर्म में सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, आप देखिए भारतीय समाज को, अगर आप देखिए कोई भी क्लास आपको लगता है तो उस क्लास का कोई ना कोई कास्ट जरूर होगा। हमारे यहाँ सोसाइटी में कास्टिज्म कह सकते एकदम प्रेवलेंट है और पूरी की पूरी सोसाइटी कास्टिज्म में बटी हुई है, डिवाइड है। हर व्यक्ति किसी ना किसी कास्ट को जरूर बिलोंग करता है। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्लास कास्ट में है और वो पूरी की पूरी कास्ट, क्योंकि क्लास ही कास्ट है यहाँ तो अगर पूरी की पूरी कास्ट ही लगता है कि इस कास्ट का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है एम्प्लॉयमेंट में, then definitely state can reserve some seat for that particular caste. Okay, that is the reason कि हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो गया है, क्योंकि क्लास बेस्ड रिजर्वेशन की जो बात की है वो ऑलरेडी कास्ट बेस्ड, हमारे यहाँ कास्ट के फॉर्म में क्लास को आइडेंटिफाई करना इजी है, क्योंकि ऑलरेडी जो सोसाइटी है, जब रिजर्वेशन की पॉलिसीज आई 1950 में, ठीक है, हमें हमारा संविधान मिला तो ऑलरेडी हम सबको पता है कि कास्ट जाति में पूरा समाज बटा हुआ है। तो इट इज द स्विफ्टेस्ट मोड हम कह सकते हैं, और ये बहुत आसान तरीका है पता करने का कि कौन सा क्लास, कौन सा एक पूरा का पूरा क्लास है जिसका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओके, तो ये क्लॉज 4 कहता है। अब देखिए जब क्लॉज 4 में
इस तरीके का रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड होने लगा, तो यहाँ ध्यान रखिए कमीशन अपॉइंट किया। बड़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी कि किसको रिजर्वेशन हो, कितना रिजर्वेशन हो, कौन बैकवर्ड क्लास है, कौन एडिकेटली किसका रिप्रेजेंटेशन एडिकेट नहीं है, सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास का क्या क्राइटेरिया होगा। तो इसमें एक मंडल कमीशन अपॉइंट किया गया। मंडल कमीशन अपॉइंट करने का मेन ऑब्जेक्ट यही था कि मंडल कमीशन वो क्राइटेरिया बताए कि व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। हालांकि मंडल और क्या उनके लिए रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए, किस बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए क्या रिकमेंडेशन हो, कितना रिजर्वेशन हो। मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी और ऑलमोस्ट 11 क्राइटेरियाज मंडल कमीशन ने बताए। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन भी बताए, लाइक 27% रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, SC ST के लिए रिजर्वेशन। तो मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, बहुत टाइम बाद उस पर काम किया गया और मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही रिजर्वेशन दिया जाने लगा। जब रिजर्वेशन इस आधार पर दिया जाने लगा और स्टेट ने क्या किया, रिजर्वेशन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो दे रहा था एम्प्लॉयमेंट में, स्टेट ने वो रिजर्वेशन प्रमोशन में भी स्टार्ट कर दिया। इनिशियल एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देना, लाइक आपका नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन में ही सम सीट जरा आप देखते हैं, कुछ सीटें जनरल की हैं, कुछ OBC की हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, कुछ शेड्यूल कास्ट एंड कुछ शेड्यूल कास्ट, आप देखते होंगे इस तरीके से। स्टेट ने ये जो रिजर्वेशन इनिशियल एम्प्लॉयमेंट में किया और उसके बाद जब प्रमोट होती हैं कुछ सीटें, तो उसमें प्रमोशन में भी कुछ क्लास को, कुछ कास्ट को रिजर्वेशन दिया जाने लगा। ये चैलेंज किया गया मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पर, जो भी रिजर्वेशन दिया गया, इसको पहली बार चैलेंज किया गया इंदिरा साहनी के मैटर में। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत फेमस केस है 1992 का, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की इसमें बहुत अच्छी अच्छी गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर कहा कि पहली चीज तो इन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन है किसी भी हाल में वो 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, अप टू दी 50%। आप कैसे भी रिजर्वेशन दीजिए लेकिन 50% से ज्यादा नहीं होगा। इंदिरा साहनी के मामले में यह भी कहा गया कि क्रीमी लेयर, जो अदर बैकवर्ड क्लास में क्रीमी लेयर है, जिनको रिजर्वेशन की कोई नीड नहीं है, वो जो इकोनॉमिकली साउंड हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं उसके, है ना, गवर्नमेंट जॉब और इकोनॉमिक साउंडनेस, बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइटेरिया। तो जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं वो अदर बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में रिजर्वेशन के हकदार नहीं होंगे। दूसरी चीज उन्होंने ये कही। तीसरी चीज उन्होंने कही कोटा विद इन कोटा, एक ही कास्ट के अंदर और सब कैटेगरी कर देना, इट इज नॉट लीगल। चौथी चीज इंदिरा साहनी में कही गई कि रिजर्वेशन इन इनिशियल एम्प्लॉयमेंट तो ओके है, ठीक है, आप इनिशियल एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दीजिए, ओके है, लेकिन रिजर्वेशन इन प्रमोशन इट इज नॉट अलाउड। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में है ही नहीं। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 तो रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट में बात करता है ना, तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन अलाउड नहीं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में। तो इंदिरा साहनी में ये चीज भी क्लियर कर दी। अब जब इंदिरा साहनी में कह दिया गया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन अलाउड नहीं है, स्टेट को लगने लगा कि द डिसीजन ऑफ इंदिरा साहनी इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इन्होंने कहा कि ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करेगा, ना प्रोटेक्ट करेगा, और इस तरीके से द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिजर्वेशन, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, देखिए हम इक्वलिटी की बात करेंगे हमेशा अमंग इक्वल्स, तो जो सोसाइटी में भी इक्वल नहीं है तो पहले तो हमें उनको इक्वल लाना है। जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, दे आर नॉट इक्वल, तो पहले हमको उनको इक्वल, दैट वाज दी अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। ये इनिशियल ऑब्जेक्ट था, यही हमारा सोच था, इसी के को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन की पॉलिसी रखी गई थी। तो इन्होंने कहा कि अगर हमने इन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इंदिरा साहनी के जजमेंट को मान लिया तो ये जजमेंट तो इनके अगेंस्ट हो जाएगा, और स्टेट को लगा कि नहीं, स्टिल जरूरत है कि प्रमोशन में भी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिले। तो जस्ट टू नलिफाई द डिसीजन ऑफ इंदिरा साहनी में कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं अलाउड है। जस्ट टू नलिफाई द डिसीजन ऑफ इंदिरा साहनी, पार्लियामेंट ने 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, और अमेंडमेंट एक्ट लाकर एक क्लॉज ऐड कर दिया, जो क्लॉज है आर्टिकल 16 क्लॉज 4A,
और 4A करके नाउ अब अभी आप लोग के पास अगर बैरक्ट होगा तो आप देख सकते हैं अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है 16(4)A, अब आपको समझ आ गया 16(4)A एडेड बाय 77 क्यों ऐड किया, जस्ट टू नलिफाई द डिसीजन ऑफ इंदिरा साहनी। और अभी ये है कि नाउ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट भी रिजर्वेशन हो सकता है। अब इस अपॉइंटमेंट के साथ एक टर्म और आपको दिखेगा एट प्रेजेंट विद कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी। ये कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी इसको भी अमेंडमेंट करके ऐड कर दिया गया। तो इसी के साथ साथ 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 85th हुआ, 81st हुआ, 82nd हुआ और ये चीज भी यहां पर ऐड कर दी गई विद कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी। ये मैटर यहां पर कंप्लीट हो गया कि एट प्रेजेंट रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ प्रमोशन में है। बट अभी रिसेंटली एक मैटर हुआ उत्तराखंड में जहां पर कहा गया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैन बी क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अभी क्लियर किया है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन इट इज ओनली द इनेबलिंग प्रोविजन एंड इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ना, ये उस स्टेट का डिस्क्रिप्शन है। अगर स्टेट को लगता है ये पर्टिकुलर क्लास का रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है और हमें इनिशियल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी देना है, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना है, तो स्टेट चाहे तो प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है और चाहे तो नहीं दे सकती है। नो पर्सन कैन क्लेम रिजर्वेशन इन प्रमोशन एज अ मैटर ऑफ राइट, इसको ध्यान रखिएगा। इट्स नॉट योर फंडामेंटल राइट, इट्स ओनली द इनेबलिंग प्रोविजन। हाँ, लेकिन ये फंडामेंटल राइट जरूर है क्योंकि 16 में अगर उस क्लास के किसी एक भी सिटीजन को, एक भी व्यक्ति को अगर रिजर्वेशन मिल गया प्रमोशन में तो आपको भी मिलेगा। ये है फंडामेंटल राइट। ये नहीं है कि अब आप क्लेम करने लगे कि मुझे भी रिजर्वेशन चाहिए, इस क्लास को भी रिजर्वेशन चाहिए। इट्स ओनली द डिस्क्रिप्शन। इसीलिए आप देखते हो ना जब भी इलेक्शन का टाइम आता है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहने लगती हैं कि अब इस क्लास को हम रिजर्वेशन देंगे, इतना रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन को इतना बढ़ा देंगे। तो ये उनका डिस्क्रिप्शन है, अगर उन्हें लगता है तो रिजर्वेशन देंगे, अगर नहीं लगता तो नहीं लेंगे। यू कैन नॉट क्लेम इट एज अ मैटर ऑफ राइट। ओके, ये बात हो गई आपकी 16। अभी देखिए आपको एक और क्लॉज दिखेगा आर्टिकल 16 के ही नीचे, आर्टिकल 16 क्लॉज 4B। ये क्लॉज 4B कैरी फॉरवर्ड रूल की बात करता है। देखिए केस हुआ था टी देवदासन का और उस मामले में ये क्लियरली कह दिया था कि कैरी फॉरवर्ड रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था कि इट्स नॉट लीगल, बट बाद में इसको लीगल कर दिया गया। और कैरी फॉरवर्ड रूल या बैकलॉग वैकेंसीज आप लोग कई बार सुनते होंगे, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता होगा ये क्या है। एक्चुअली देखिए जब भी नोटिफिकेशन आता है और आप देखते होंगे स्टेट गवर्नमेंट अगर कभी भी कुछ सीटें रिजर्व करती है, मान लीजिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, और इन केस अगर वो सीट्स कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, वो फिल नहीं हो पाती हैं, तो जितनी भी बची हुई सीट होती हैं उनको हम कहते हैं बैकलॉग की वैकेंसी। और वो जितनी भी बची लाइक 50 सीटें अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए मान लीजिए 20 सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए मान लीजिए 10 सीटें हैं, और अगर वो 20 में से 10 ही भर पाई और 10 में से 5 भर पाई, तो जो बची हुई सीट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की हैं वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन में ऐड होके आएंगी। लाइक अगर फिर से 20 वैकेंसी आई शेड्यूल कास्ट की, तो जो बची हुई पिछली साल की जो वैकेंसी थी शेड्यूल कास्ट की 10 बची थी मान लीजिए, तो इस 20 के साथ साथ वो 10 भी ऐड हो जाएंगी। इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल और बैकलॉग। इंदिरा साहनी में कहा चाहे जो भी हो, लेकिन ये चाहे बैकलॉग हो चाहे कैरी फॉरवर्ड का, ठीक है बैकलॉग ओके कैरी फॉरवर्ड ओके, बट ये किसी भी हाल में 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसके लिए इन्होंने ये क्लॉज 4B ऐड किया, ध्यान रखिएगा क्लॉज 4B एडेड बाय क्लॉज 4A आपका पहले ऐड हो गया था, एंड क्लॉज 4B एडेड बाय 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये 2000 में ऐड किया गया। ठीक है, और अभी ये है कि बैकलॉग की वैकेंसीज भी आती हैं, बट इसमें भी एक लिमिट की है कि मैक्सिमम आप पिछले 3 साल तक की बची हुई बैकलॉग की वैकेंसीज को आगे कर सकते हैं, वरना इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में क्लियर कर दिया था कि ऐसा ना हो कि ये बैकलॉग और ज्यादा रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन देने से, क्योंकि आर्टिकल 16 ध्यान रखिएगा आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो वो कैंडिडेट चाहे जनरल का हो हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। ऐसा ना हो कि सारी सीटें रिजर्व भी हो जाएं और जनरल के लिए कुछ ना बचे। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देनी है हमें। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम 3 साल तक का बैकलॉग है उसको भरा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट ये जो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी के लिए आया, 81st आया, 85th आया, 82nd आया, इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। एक और इंपॉर्टेंट मैटर है अशोक कुमार ठाकुर, और इससे पहले एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मैटर ध्यान रखिएगा। एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
और दूसरा है अशोक कुमार ठाकुर। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट केस हैं। एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का मैटर है और इसमें क्लियरली ये कह दिया गया कि जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 77, 81, 82 इन सबकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई थी और इसमें कहा गया कि हाँ भाई ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बताए गए। तो जितने भी अमेंडमेंट आपको बताए मैंने कई बार, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बताए गए। इसमें एम नागराज में एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि रिजर्वेशन कैन गो इवन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 50%। जो इंदिरा साहनी में 50% की लिमिट कर दी थी, एम नागराज में कहा इवन इट कैन गो बियॉन्ड द 50% लिमिट, बट स्टेट हैज टू जस्टिफाई द रिजर्वेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ क्वांटिफिएबल डाटा। क्वांटिफिएबल डाटा प्रेजेंट करने पड़ेंगे कि क्या पॉपुलेशन है स्टेट की, कितना रिप्रेजेंटेशन है, क्यों एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये सारी चीजें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। एम नागराज में ये चीजें कह दी गई, तो ये ध्यान रखिएगा। सो क्वांटिफिएबल डाटा की बात की गई और इसको जो भी रिजर्वेशन किए गए इनको पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। ये भी कहा गया एम नागराज में कि क्रीमिलियर स्टिल एक्सक्लूड की गई, स्टिल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्राइटेरिया ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास और क्रीमिलियर को नहीं। इसके बाद जो केस आया वो अशोक कुमार ठाकुर का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 और इसमें के जी बालाकृष्णन जी का जजमेंट है। बहुत ही के जी बालाकृष्णन जी ने इसमें बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने कि व्हाट इज द नीड ऑफ रिजर्वेशन, क्यों रिजर्वेशन, कब तक रिजर्वेशन। और इसमें इन्होंने क्लियरली कहा कि अशोक कुमार ठाकुर के मैटर में आर्टिकल 15 की भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई थी और इधर आर्टिकल 16 में भी। के जी बालाकृष्णन ने कहा कि भाई रिक्वायरमेंट क्यों है रिजर्वेशन। इन्होंने कहा कि पहली बात तो रिजर्वेशन को स्टेट को देखना होगा कि एक अपर लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी। अगर रिजर्वेशन हमेशा के लिए कर दिया गया देन इट विल एडवर्सली अफेक्ट द फ्रेटर्निटी। जो लोगों के अंदर बंधुत्व की भावना है, जो एकता है, वो एडवर्सली अफेक्ट होगी। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जब तक एक कास्ट का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके कास्ट की वजह से अगर निचली नजर से देखता है तब तक रिजर्वेशन की जरूरत भारत में रहेगी। तो ये डिपेंड करता है सोसाइटी पर कि सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस करती है और जितनी जल्दी लोगों में जैसे जैसे कास्टलेस सोसाइटी की तरफ हम बढ़ेंगे वैसे वैसे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। इन्होंने कहा ये पॉसिबल कैसे है। के जी बालाकृष्णन ने कहा इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू द वैल्यू एजुकेशन। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। स्टेट देखे कि लोगों को एजुकेशन मिले और वो भी वैल्यू एजुकेशन मिले, केवल मार्कशीट वाली एजुकेशन नहीं। हमने बीए कर लिया, हमने एमए कर लिया, हमने एमएससी कर ली, लेकिन आता कुछ भी नहीं है ना। एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन के साथ इन्होंने टर्म यूज किया वैल्यू एजुकेशन। हमारे पास अगर मार्कशीट, हमारे पास डिग्री है, देन हमारे पास वो, देखिए शिक्षा होना अलग चीज है, शिक्षा होना और मार्कशीट होना अलग बात है। मार्कशीट आप कहीं से भी ले सकते हैं। आपको पता है कितनी फेक यूनिवर्सिटीज हैं, कितने कॉलेजेस हैं, आप कभी ना जाइए, आपको मार्कशीट फर्स्ट क्लास मिल जाएगी। इस एजुकेशन से कुछ होने वाला है नहीं। जब वैल्यू एजुकेशन लोगों के पास होगी, अच्छी शिक्षा होगी लोगों के पास, तब वो शायद इसको समझेंगे और तब हम कास्टलेस सोसाइटी की तरफ प्रमोट करेंगे और तब शायद रिजर्वेशन की जरूरत ना हो। इसमें इन्होंने क्लियरली कहा कि रिजर्वेशन जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं इनको पूरी तरीके से वैलिड बताया और इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन इज द स्विफ्टेस्ट मोड टू इंश्योर इक्वलिटी। इक्वलिटी लाने के लिए इक्वलिटी अमंग इक्वल्स की बात करते हैं, तो इन लोगों को इक्वल लाने के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। बट ये ड्यूटी स्टेट की है कि स्टेट इसको ध्यान रखे कि कितना जल्दी हो सके रिजर्वेशन खत्म हो। दूसरी चीज, कई बार इस तरीके की बातें सामने आती हैं, लोगों को लगता है रिजर्वेशन इज एंटी मेरिटेरियन, और ऐसा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं गया, इंदिरा साहनी के मैटर में भी ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गया। एंटी मेरिटेरियन, लोगों को लगता है कि कम मेरिटोरियस स्टूडेंट सिलेक्ट होके आएंगे और वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी आर्टिकल 335 के साथ हमेशा कनेक्ट करके आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को पढ़ना है। इंदिरा साहनी में क्लियरली कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 मस्ट बी रीड विद और मस्ट बी रीड इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 335। 335 कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी बना के रखेगी। और बहुत सारी ऐसी टेक्निकल पोस्ट हैं जिनमें की रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, लाइक पायलट की पोस्ट हो गई, लाइक कुछ डिफेंस के ऐसे पोस्ट हो गए, लाइक कुछ ऐसे प्रोफेशनल मैटर्स हो गए, सर्जन वगैरह का, जहां पर कि आप रिजर्वेशन वहां पर देकर वो उनकी इफिशियंसी के साथ में भी आपको एक एडजस्टमेंट बना के रखना है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ड्यूटी स्टेट की है कि स्टेट कैसे इस बीच में सोशल जस्टिस और इंडिविजुअल जस्टिस में एक बैलेंस बनाकर रखेगा। एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी और लोगों के साथ जस्टिस, ये दोनों ही चीजों में आपको
एक बैलेंस बनाकर रखना है। इसके बाद अभी 16 में क्लॉज 6 ऐड कर दिया गया है बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसमें 10% रिजर्वेशन ये इन एडिशन है। जो रिजर्वेशन अभी तक अदर बैकवर्ड क्लास को, शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब को मिल रहे थे, इसके अलावा ये 10% रिजर्वेशन है जो इन अदर कैटेगरीज में नहीं आते हैं, और जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है उनको मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि दिस मैटर इज स्टिल सब्जुडाइज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज इंदिरा साहनी और एम नागराज में कहा था प्योर मतलब इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन अलाउड है, क्योंकि हमारी सोसाइटी कास्ट में डिवाइड है, तो इकोनॉमिक बेसिस पर पूरा रिजर्वेशन कैसे पॉसिबल है। तो इसको इसी ग्राउंड पर एक एनजीओ ने चैलेंज किया और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, एंड दिस मैटर इज स्टिल सब्जुडाइज। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है, बट स्टिल प्रोविजन इज दैट कि अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 6 यहाँ पर और उधर आर्टिकल 15 में भी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन दिया गया है। सो ये हमारे रिजर्वेशन की पॉलिसी, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।